हाँ जी। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू डिफेंस स्कूल्स प्रेप। आई एम दीपक सांगवान, योर होस्ट, योर टीचर, योर मेंटोर एंड योर गाइड। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा 2026 एंड 2027 का जो सेशन के लिए एग्जामिनेशन होने थे, चाहे वो आरएमएस के हो क्लास 6 एंड 9, चाहे वो आपके सैनिक स्कूल के लिए हो क्लास 6 एंड 9, दोनों के दोनों हो चुके हैं। उनके अब फर्दर स्टेजेस पे प्रोसीजर जारी है। आरएमएस और उनके इंटरव्यू होने बाकी है, बाकी ई काउंसलिंग ऑफ सैनिक स्कूल वो भी चल रही है। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं, लेकिन आपको एक रियलिटी चेक देने आया हूं कि इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको कुछ चीजें ऐसी जरूर पता होनी चाहिए जो आपको कोचिंग एकेडमी वाले जो आपको ऑफलाइन पढ़ाते हैं, या फिर कोई भी इंसान जिसने अपना ये बेसिकली एक बिजनेस खोला हुआ है, जो आपको पढ़ा रहे हैं और जिनका मेन प्रॉफिट मेकिंग उनका मोटिव है, वो आपको बिल्कुल ये चीजें नहीं बताएगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनको भी साथ में बिठाइए ताकि यू कैन गेट द राइट गाइडेंस फ्रॉम द राइट पर्सन। माय नेम इज दीपक सांगवान और हम स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी द टाइटल ऑफ द वीडियो इज द फ्रॉड इन आरएमएस एंड सैनिक स्कूल कोचिंग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द नेम ऑफ द चैनल इज डिफेंस स्कूल्स प्रेप एंड वी हेल्प स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रल हिंदू स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। अगर हम इसे छोड़ दें तो इसके एग्जाम होते हैं बेटा क्लास 8th के अंदर, यानी आपको क्लास 7th के अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा ऑल इंडिया लेवल पे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का। और अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन बाकी सभी के अंदर क्लास 6th एंड क्लास 9th के अंदर एडमिशन होते हैं, एंड सबके एडमिशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया लेवल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द फ्रॉड नंबर 1, बहुत ही ध्यान से सुनना, एंड इफ योर पेरेंट्स आर अराउंड उनको भी साथ में बिठा के पूरी वीडियो दिखाना। बिकॉज जस्ट बिकॉज आपने ऑनलाइन किसी को देख लिया है कि यार हम सैनिक की तैयारी करवाते हैं, हम आरएमएस की तैयारी करवाते हैं, हम आरआईएमसी की तैयारी करवाते हैं, इट डजंट मीन कि आप जाओ वहां पे, आप उन रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर जाओ, आप उन रेजिडेंशियल कॉलोनीज के अंदर जाओ। और यू कैन से, मैं उनको कॉलोनी ही बोलता हूँ बेसिकली, बिकॉज वहां पे हजार हजार बच्चे रह रहे होते तो कॉलोनी से कम नहीं रहती वो। तो अब ध्यान से देखो, द फर्स्ट फ्रॉड विच दे कमिट, जो कोचिंग ओनर होते हो क्या करते हैं, मिसलीडिंग गाइडेंस, यानी आपको सही गाइडेंस ही नहीं मिलेगी। रीजन बहुत ही सिंपल है, बिकॉज उनका मोटिव है टू मेक प्रॉफिट। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रॉफिट है ना, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दिखाते भी नहीं है, उसके अंदर वो लॉस में ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको समझने से पहले कि फ्रॉड एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपको ये जानना पड़ेगा कि यार आप जिन स्कूल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, और आपका जो एक्चुअल एम है दैट इज एनडीए के अंदर जाना, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ध्यान से देखना। अब देखो, अगर मैं क्लास 6th की बात करूं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंड सैनिक स्कूल की, तो एलिजिबिलिटी जो उन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है वो है कि या तो आपको पास करना है क्लास 5th को, या फिर आप क्लास 5th में पढ़ते होने चाहिए। यानी अगर आप प्रेजेंटली क्लास 5th में हो, है ना, और आपने, या फिर आप प्रेजेंटली आपने ऑलरेडी क्लास 5th को पास कर लिया है, तो ये उनकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दिस इज नंबर 1 जो उनकी नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात हो रही क्लास 6th की। और आपकी एज होनी चाहिए 10 से 12 साल के बीच में। किस साल, यानी लेटेस्ट से कि आपको 2027 के अंदर एडमिशन लेना है, बिकॉज 2026 वाली साइकिल तो अभी चल रही है। तो अगर आपको 2027 में एडमिशन लेना है तो आपको 31 मार्च 2027 से पहले पहले 10 से 12 साल के बीच में आप होने चाहिए। अगर आप 10 साल से छोटे हो इस डेट को, 31 मार्च 2027 को, तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा क्लास 6th में। अगर आप 12 साल से बड़े हो इस डेट को, 31 मार्च 2027 को, तो भी आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है,
लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि यहाँ पे एक लूप होल है। आपको कभी भी आप देखना गूगल पे चेक करोगे या फिर आप बेसिकली नोटिफिकेशन खुद भी बैठ के पढ़ोगे या फिर ये कोचिंग वाले जो भी आपको बताते हैं कि यार व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ गिविंग द एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6 और क्लास 9 फॉर आरएमएस और सैनिक और बीट एनी एग्जामिनेशन, तो वो यही नोटिफिकेशन वाली बात छाप देते हैं। एक्चुअल में जो आपकी रिटर्न देने की जो एलिजिबिलिटी है ना, वो ये होती। अगर आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में बैठना है क्लास 6 के, तो एलिजिबिलिटी क्या होगी? आप क्लास 5th में पढ़िए या फिर आपने पास कर लियो क्लास 5th। लेकिन यहां पे एक लूप होल होता है, ये लूप होल है। क्योंकि अगर आप आज के दिन से तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो आपको एक्चुअल में 1 साल लग जाएगा। क्योंकि हमारा जो सेशन कंप्लीट होता है स्कूल्स का, वो कब होता है? 31 मार्च को हो जाता है। 1 अप्रैल हर साल से एक नया सेशन स्टार्ट होता है, एकेडमिक सेशन। तो अगर आप 1 अप्रैल से तैयारी स्टार्ट करते हो तो इन स्कूल्स की जो एडमिशन साइकिल कंप्लीट होती है वो 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाती है। तो बेसिक बात समझने की क्या है कि 1 साल, 1 ईयर कंप्लीट लग जाता है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, खुद से रिटर्न की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद आप रिटर्न एग्जामिनेशन दोगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका बेसिकली मेडिकल होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो ये पूरी जो प्रोसेस है ना, इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 ईयर। ठीक है, तो बच्चे को अगर आपको एक्चुअल में प्रिपेयर करवाना है ना, तो आप क्या करिए, उसको 9 साल से प्रिपेयर करवाना स्टार्ट करिए। और प्रेफरेबली वो बच्चे जो 9 साल के क्लास 5th के अंदर पढ़ रहे हैं, ताकि वो नेक्स्ट ईयर जब 10 साल के हो और 9 से 10 साल की एज में वो तैयारी करे अपनी, और वो 6th क्लास के अंदर सीधा एंट्री ले जाए। सो दिस इज द लूप होल। ओके, नाउ अगर हम क्लास 9th के लिए बात करें आरएमएस एंड सैनिक स्कूल की, तो उन्होंने बोला है कि यार बच्चा या तो क्लास 8th के अंदर पढ़ा हो या फिर उसने क्लास 8th को पास कर लिया हो। जो एज होनी चाहिए ना, वो 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। किस डेट को? सेम 31 मार्च 2027। क्योंकि इस साल की जो एडमिशंस होने थे उसके तो एग्जामिनेशन हो चुके हैं, हम नेक्स्ट ईयर के लिए बात करें। नाउ इसके अंदर भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है कि यार अगर आपको 13 साल में उस स्कूल के अंदर एडमिशन ले लेना है तो आप 12 साल से तैयारी करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो अब अगर आप 12 से 14 साल की एज में तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो अल्टीमेटली आप 13, अगर आपने अर्ली स्टार्ट किया तो 13 साल में एडमिशन ले लोगे। अगर आपने लेट स्टार्ट किया है, 14 साल की एज में आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना, तो आप 15 साल की एज में एडमिशन वहां पे ले लोगे। ये आपने दोनों चीजें समझ लिया कि यार ये दोनों चीजें, तो ये जो नोटिफिकेशन के अंदर लिखी हुई, ये एलिजिबिलिटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर लिखी हुई है, और ये एक तरीके से हमारी इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, ये हमारी इंटरप्रिटेशन, ये हमारी प्लानिंग है। एज ए पेरेंट या फिर एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि यार हमें किस एज में और किस स्टेज पे, है ना, प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि हम इस पर्टिकुलर स्कूल का, इन पर्टिकुलर स्कूल के मोटिव का ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। अब आप एक बात और समझिए, जो एनडीए की एलिजिबिलिटी होती है वो या तो आप क्लास 12th के अंदर पढ़ रहे हो या आपने क्लास 12th को पास कर लिया हो। जो एज होती है ना, इसकी होती है 16.5 से 19.5, 16.5 टू 19.5। लेकिन पॉइंट क्या है, ये जो एज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि जब आप एकेडमी को ज्वाइन करते हो, आप एनडीए को ज्वाइन करते हो। इसके अंदर भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है कि आपकी जो रिटर्न एग्जामिनेशन को देने की एलिजिबिलिटी है वो होगी कि या तो आप पास कर चुके हो क्लास 12th को, या आप क्लास 12th के अंदर पढ़ रहे हो। और आप रिटर्न एग्जामिनेशन कब दे सकते हो? आप दे सकते हो 15.5 से 18.5, क्योंकि जब आप 15.5 की एज में देना स्टार्ट करोगे तो जिस दिन से आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे उस दिन से लेके अगला 1 साल लग जाएगा ज्वाइनिंग में। ओके, अगर आप 18.5 से स्टार्ट कर रहे हो, जो कि लास्ट स्टेज है इस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप 19.5 तक एकेडमी के अंदर जाओगे और 1 साल लग जाएगा। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं आप उसको अच्छे से समझ पाओ। अब ध्यान से देखना, अब तक हमने बात कर लिया कि क्लास 6 के लिए आरएमएस की, क्लास 6 के लिए सैनिक की, क्लास 9th के लिए आरएमएस एंड सैनिक की एलिजिबिलिटी क्या है, जो कि नोटिफिकेशन के अंदर दी हुई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बाय द वे। उसके बाद उसके बेसिस पे आपको कब प्लान करना चाहिए कि यार मैं मेरे बच्चे को किस एज में प्रिपेयर कराऊं। जैसे क्लास 6 के लिए हमने देखा कि आप 9 साल में प्रिपेयर करना स्टार्ट करवाइए,
और एक साल में इजीली इस एग्जामिनेशन को निकाला जा सकता है। बहुत इजी एग्जामिनेशन है अगर राइट गाइडेंस हो तो। क्लास 9th के लिए आप 12 साल में तैयारी करवाना स्टार्ट करिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये मैंने स्टूडेंट्स को डिवाइड किया टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, अलग अलग टाइप ऑफ स्टूडेंट्स है। यहां पे मैंने लिखा है कि उन्होंने किस एज के अंदर प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, यहां पे हमने लिखा है कि उन्होंने किस एज में एग्जाम को क्लियर कर दिया। ये आइडियल कंडीशंस है, इसके अलावा जो भी कंडीशंस होंगी वो इनसे खराब ही होंगी, तो इसको ध्यान से समझना। और जब वो आइडियल कंडीशंस में आरएमएस और सैनिक का एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो उस केस में उनके पास कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट बचते हैं एनडीए के लिए, जो कि हमारा एक्चुअल एम है। हमारा एक्चुअल एम बच्चों एनडीए है, आरएमएस और सैनिक नहीं है। आरएमएस और सैनिक हम इसलिए जाना चाहते हैं ताकि हमें जो राइट एनवायरमेंट है ना वो मिल जाए, क्योंकि अल्टीमेटली एनडीए के अंदर भी आपको आर्म फोर्सेस के लोग मिलेंगे और आरएमएस को जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, बेसिकली जो वहां पे पढ़ाने वाले लोग हैं या फिर जो अलग अलग चीजों को जो हैंडल कर रहे हैं, वो भी सारे के सारे आर्म फोर्स से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो आपको राइट एनवायरमेंट मिल जाता है, राइट। देखिए अब ध्यान से, मैंने ये आपको 3 पहले स्टूडेंट दिख रहे होंगे जो क्लास 6 से बिलोंग करते हैं। उसके बाद सेकंड वाले हैं क्लास 9th वाले। अब धीरे धीरे देखना, मैंने क्लास 6 को भी 3 के अंदर डिवाइड किया है। जो पहला स्टूडेंट है वो स्टेज 1 पे है, सेकंड स्टूडेंट स्टेज 2 एंड थर्ड स्टूडेंट स्टेज 3। ऐसे ही क्लास 9th के अंदर भी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ये स्टेज 1 वाला स्टूडेंट कौन सा है? जिसने 9 साल में प्रिपरेशन स्टार्ट करी और जिसका जन्म है ना, जिसका जन्म 30 मार्च का है, यानी वो जस्ट एक दिन पहले एलिजिबल हो जाएगा अपने स्कूल को ज्वाइन करने के लिए। यानी इससे आइडियल कंडीशन कोई नहीं हो सकती है। अगर आपका बच्चा 30 मार्च को पैदा हुआ है और लास्ट डेट कौन सी है ज्वाइन करने की, 31 मार्च उस नेक्स्ट ईयर की। फॉर एग्जांपल अगर आपको 2027 में एडमिशन लेना है ना, और आपका बच्चा 30 मार्च को पैदा हुआ है ना, और 30 मार्च 2026 को उसकी एज 9 इयर्स की हो गई है, तो एग्जैक्ट एक साल के बाद 30 मार्च 2027 को वो 10 साल का हो जाएगा। तो इससे आइडियल कंडीशन कुछ नहीं हो सकती है कि जो बेस्ट सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा पाएगा वो ये वाला बच्चा, ठीक है। अब जिस एज में वो एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेता है, अगर करता है, ठीक है, तो वो 10 साल का हो जाएगा। अगर वो 10 साल में एग्जामिनेशन को क्लियर करता है तो जब वो सैनिक स्कूल या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 6 साल पढ़ाई करेगा, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 में, तो उसके बाद जब वो क्लास 12 में होगा ना तो उसकी एज होगी समवेयर अराउंड 16 ईयर्स। 16 ईयर्स के आसपास उसकी एज होगी। अब उसके पास अटेम्प्ट बच जाएंगे एनडीए के 5 से 6। तो ये हमारे टॉप कैटेगरी के बच्चे हैं। यानी अगर आपका बच्चा इस एज में फॉल करता है और उसको इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, सो दिस इज द बेस्ट एज, ये तो सबसे बेस्ट। उसके बाद वो बच्चे जिन्होंने 10 साल में प्रिपरेशन स्टार्ट करी, 11 साल में उन्होंने क्लियर कर दिया, एनडीए के अटेम्प्ट उनके पास बच गए 3 से 4। ये भी ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा खराब बात भी नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से देखना। सिमिलरली क्लास 9th के अंदर अगर 12 साल में प्रिपरेशन करते हैं और उसने 13 साल में क्लियर कर दिया तो उसके पास भी 5 से 6 अटेम्प्ट बचेंगे, क्योंकि जब वो क्लास बेसिकली 12th में जाएगा तो वो 16 साल के आसपास ही होगा। अगर क्लास 9th में स्टेज 2 वाला बच्चा कोई है जिसने 13 साल में प्रिपरेशन स्टार्ट करी और उसने 14 साल में क्लियर कर दिया एग्जामिनेशन को, तो उसके पास 3 से 4 अटेम्प्ट होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर इसमें फ्रॉड क्या है, इसमें मिस गाइडेंस या फिर मिसलीडिंग कहां कर रहे हैं, मिसलीड कहां कर रहे हैं, बेसिकली मिसलीड कर रहे हैं वो 3rd नंबर कैटेगरी में। ये जो स्टेज 3 है ना, क्लास 6 की बात करो या फिर क्लास 9th की बात करो, जो स्टेज नंबर 3 है, मिस गाइडेंस या फिर मिसलीडिंग बच्चों को और पेरेंट्स को इन कोचिंग एकेडमीज के द्वारा यहां पे किया जा रहा है। अब ध्यान से समझना, मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि एनडीए का जो एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। जैसे ही आप रिटन एग्जामिनेशन दे दोगे, आप 5 दिन की 5 डे प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आपको एसएसबी देना होता है, डेट इज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। एक तरीके का डायनामिक इंटरव्यू होता है जिसके अंदर आपके ऑलमोस्ट 25 अलग अलग टेस्ट होंगे,
वो आपका जीटीओ से रिलेटेड होगा, वो आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा, और वो आपका बेसिक इंटरव्यू से रिलेटेड होगा, 1-to-1 इंटरव्यू, ठीक है, जहां पे आपका इंटरव्यू ऑफिसर आपके इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद आपके बेसिकली मेडिकल्स होंगे अगर आपने क्लियर कर दिया तो, और उसके बाद आपकी बनेगी मेरिट लिस्ट। तो ये 4 स्टेप प्रोसीजर है एनडीए के अंदर जाने के लिए, रिटन, एसएसबी, मेडिकल्स, मेरिट लिस्ट। अगर आप किसी भी एक जगह पे अटकते हो, अगर आप रिटर्न में अटक गए तो यहां पे नहीं जा पाओगे, एसएसबी में फेल हो गए तो मेडिकल्स नहीं दे पाओगे, मेडिकल्स के अंदर फेल हो गए, अगर आपकी टेम्परेरी है तो फिर भी आपके पास एक चांस मिलता है आपको, 45 डेज की आपको मिलेगा चांस, अगर आप उसको ठीक कर पाओ तो। नहीं कर पाए तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाओगे। तो पॉइंट ये है कि सिलेक्शन सिस्टम इज वेरी रिजिड, इतना आसान नहीं है कि आप एनडी में जाओ और सिलेक्शन ले लो। लक भी काम करेगा और आपकी मेहनत तो काम करेगी ही करेगी। यार आप मुझे ये बताओ, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये वाले स्टूडेंट्स जो स्टेज 3 के अंदर फॉल करते हैं, स्टेज 3 का मतलब क्या है, अगर आपका बच्चा क्लास 6 में है और उसने 11 साल के अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मान के चलो उसने 11 साल में प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो उसने 12 साल में क्लियर कर दिया कि आपका बच्चा अच्छा था, उसे पहले पता नहीं था सैनिक स्कूल होते हैं क्या, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्या होते हैं, उसने 12 साल में क्लियर कर दिया। आपका बच्चा क्लास 9th में था, उसको 14 की एज में पता चला कि यार ऐसे भी स्कूल्स होते हैं, उसने एग्जाम दिया, उसने 15 की एज में क्लियर कर दिया। लेकिन द मेन इश्यू इज कि उनके पास जब वो एग्जामिनेशन में चले जाएंगे, वो एग्जामिनेशन क्लियर करके आगे जाएंगे स्कूल्स के अंदर, और जब वो एनडीए का एग्जामिनेशन देंगे तो उनकी जो एज होगी ना, वो ऑलरेडी 18 ईयर्स की हो जाएगी। जो एज होगी, दे विल ऑलरेडी हैव टर्न्ड 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 18 ईयर्स ओल्ड। सो आप मुझे बताओ, इतनी रिजिड जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, रिटर्न होगा, एसएसबी होगी, मेडिकल होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो 400 ही होती है एनडीए के अंदर, नियर अबाउट 400, इससे ज्यादा नहीं होती, थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी 410 420 ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर इतना रिजिड है कि हर साल सीट्स खाली जाती हैं, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं करते एनडीए वाले। ओके, अब आप मुझे बताओ कि इस बच्चे के लिए क्या हमें इकलौता सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। अब पॉइंट ये है कि सर इसमें फ्रॉड क्या है, व्हाट इज द फ्रॉड इन ऑल दिस? द फ्रॉड इज, अगर आपका बच्चा इस एज के अंदर फॉल कर रहा है, जो ऑलरेडी 11 साल का है और जो क्लास 6 के लिए अपियर करने वाला है, या फिर जो 14 साल का और वो क्लास 9th के लिए अपियर करने वाला है, और आप इन कोचिंग एकेडमीज के पास जाओगे कि सर हमें ये एग्जाम क्लियर करना है, हमें सैनिक स्कूल क्लियर करना है, हमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल करना है, तो वो आपको ये नहीं बताएंगे सच्चाई कि यार आपका बच्चा तो ऑलरेडी बड़ा है और वो वहां जाएगा तो वो 1 से 2 अटेम्प्ट दे पाएगा, और सिलेक्शन की गारंटी तो है ही नहीं, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर नहीं होती। कोई भी ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जो कॉम्पिटेटिव है नेचर के अंदर, उसके अंदर सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती, ठीक है। इनके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पहले स्टेज और दूसरे स्टेज वाले बच्चों के पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा है, तो इनकी गारंटी तो फिर भी हम ले सकते हैं कि यार इन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया, और द पीरियड ऑफ टाइम दे विल डेवलप, उनके जो मिस्टेक्स थी, जो डीमेरिट्स थी, वो उसको कॉन्कर करेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। 1 से 2 अटेम्प्ट वाले के अंदर इश्यू है। तो इस एज के अंदर अगर आप जाओगे उनके पास और बोलोगे कि यार हमें प्रिपरेशन करानी है, तो वो आपको बोलेंगे जी आपकी 2 लाख तो फीस है, उसके अलावा आप वहां पे रहोगे, बच्चा खाना खाएगा, रहेगा, बेसिक उसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, उसकी जो नीड्स है, उसको फुलफिल करने में साल का आपको पड़ जाएगा 3 लाख। 3 लाख पड़ गया, ये आप दोगे उन्हें। अगर क्लास 9th में है तो वो 3.5 पौने 4 तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ एनडीए में, तो मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि एनडीए के अंदर वो अलग से उनका और कोई एम नहीं होता, एकेडमिक एम, कि वो आपको जेई की तैयारी कराएंगे, या फिर वो आपको नीट की तैयारी करवाएंगे, या फिर वो आपको कॉमर्स के अंदर बेसिकली सीए बनना सिखाएंगे कि ना हाउ टू बिकम सीए, उसकी फाउंडेशन क्लासेस चलती है उनकी क्लास 11-12 में, या फिर वो आपको आईएएस की तैयारी करवाएंगे, या फिर आपको एक अच्छा लॉयर बनना बता दे। वो ऐसा कुछ नहीं होगा, उनका एक ही एम होता है, दे वॉन्ट टू टर्न देयर कैडेट्स इनटू एन ऑफिसर, और वो भी कहां पे? एनडीए के अंदर।
तो अकेडमिकली वो इतने ज्यादा पुश नहीं करेंगे आपके बच्चे को। तो ये बच्चा जिसके 1 से 2 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, इसके पास जो नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं वो 0 हो जाएंगे। ऑप्शंस कितने हैं? 0। मान के चलो इसने 2 अटेम्प्ट दिए, जो दोनों के दोनों थे वो अटेम्प्ट दे दिए। अरे भाई क्लास 12th के बाद उसको ग्रेजुएशन तो करनी है ना कहीं से, राइट? तो इसके पास अगर इसने सिर्फ एनडीए के लिए ही पढ़ा है तो ये कहां से ग्रेजुएशन करेगा? अपने जो आसपास के लोकल कॉलेजेस है जहां पे पढ़ाई बिल्कुल खराब होती है, वहां आप इसको एडमिशन करवाओगे, कॉम्पिटेटिव बच्चा बन नहीं पाएगा और मीडियोकर ही रह जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट फ्रॉड दे कमिट। रीजन क्या है? ये रीजन है भाई, ये 2 से 3 से 4 लाख रुपया उनकी जेब में जाएगा और इसी वजह से वो आपको पूरी सच्चाई नहीं दिखाते। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब एक और वहां पे ट्रैप चलता है। जितनी भी कोचिंग एकेडमीज आप देखोगे, जितनी भी किसी भी फील्ड के अंदर चले जाना, स्पेशली जो स्कूल लेवल पे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं, अगर आप आरएमएस की बात करो, अगर आप सैनिक की बात करो, अगर आप जेएनवी सेट की बात करो, अगर आप आरआईएमसी की बात करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये इसको बना देते हैं जी 5 वर्षीय योजना। अब ये 5 वर्षीय योजना कैसे बनाते हैं उसको भी देखो। मैं इसको बोलता हूं द परपेचुअल प्रिपरेशन ट्रैप। अब ये परपेचुअल का मतलब क्या होता है? बेसिक मतलब होता है कि नेवर एंडिंग, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। आपके बच्चे ने स्टार्ट कर दी एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करना एट द एज ऑफ, मान लो 8 या 9 ईयर्स ऑफ एज। 8 ईयर्स ऑफ एज होता क्या है? सबसे पहले वो आपको क्या बोलेंगे कि सर हमारे पास है ना एक आपके लिए ऑफर है बहुत अच्छा। आप बोलोगे कि यार एकेडमी का नाम है, क्योंकि सिलेक्शन हुए, जो कि एक्चुअल में सिलेक्शन परसेंटेज निकाली जाएगी ना तो वो बहुत ही कम है, 1% भी नहीं है सिलेक्शन परसेंटेज। तो वो आपको क्या बोलेंगे, सर हम है ना हमारा अर्ली फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सर उसका क्या मतलब क्या होता है हमें बताओ, हम बहुत एक्साइटेड है, हमें जानना है। ओके ठीक है, बता देते हैं जी आपको। हम है ना आपके बच्चों को क्लास 3rd और क्लास 4th के अंदर है ना क्लास 6th वाले अटेम्प्ट के अंदर तैयारी करवाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो हमें आप एडमिशंस दे दो, क्लास 3rd के अंदर आपका बच्चा हमारे पास रहेगा इन अकेडमीज में, रेजिडेंशियल अकेडमीज, वहीं पे आपका बच्चा रहेगा, खाएगा पिएगा सोएगा पढ़ेगा, सब काम वहीं पे होंगे। अच्छा ठीक है, क्लासेस कैसे होती है? सब बकवास होता है। वहां पे जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो अकेडमिकली इतने साउंड नहीं है, अपने बच्चे पालने हैं, जॉब करनी है तो कर रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है। अब आपका बच्चा उस स्टेज पे चला गया, फिर वो क्लास 5th के अंदर आएगा और पहला अपना अटेम्प्ट देगा। ठीक है, उसने अपना अटेम्प्ट दे दिया, अगर वो फेल हो गया तो वो आपको बोले कि ना यार आपका बच्चा अच्छा है और मुझे लगता है कि आपको एक और ट्राई करवानी चाहिए। ओके करवाते हैं जी। उसने फिर से ट्राई किया, उसका नहीं हुआ, है ना। अगर उस बच्चे के पास गलती से 3 चांसेस थे तो वो बोलेंगे सर एक और बार ट्राई करते हैं, फिर भी नहीं हुआ। अब जो स्मार्ट इंसान होगा या फिर स्मार्ट पेरेंट होगा वो क्या देखेगा कि यार मेरे बच्चे का हो क्यों नहीं रहा। उसने देखा कि यार जब भी मेरा बच्चा एग्जामिनेशन दे के आ रहा है और जो कट ऑफ लग रही है उससे मेरे बच्चे के कभी 20 नंबर कम है, कभी 30 नंबर कम है, तो यार यहीं पे समझ जाओ ना कि आपका बच्चा वहां पे अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहा है। ये अंधे जो बेसिकली आप बोलते हैं कि बकरियों के झुंड में जाने की क्या जरूरत है। सोचो इस बात को, हर साल आपका बच्चा वहां पे 3rd क्लास में 4th क्लास में 5th क्लास में रह चुका है और आपका बच्चा 20 से 30 मार्क्स से रह जाता है हर बार। इट मींस कि वहां पे कोई इश्यू है, या तो आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है या फिर मोस्ट प्रोबेबली वो ही नहीं करवा पा रहे। नेक्स्ट, अगर आपके बच्चे को, और ये होता है, ये किस वजह से होता है बेसिकली, उन्होंने बोला एक अटेम्प्ट दो, सेकंड अटेम्प्ट दो, थर्ड अटेम्प्ट दो, फिर भी नहीं हुआ तो क्या करते हैं, सर हमारे पास आपके लिए एक और ऑप्शन है। अच्छा सर ऑप्शन है, बताओ। सर द ऑप्शन इज, क्यों ना उस बच्चे को हम आरआईएमसी के लिए प्रिपेयर करवाएं। यानी वो क्या करेंगे, आपके बच्चे ने 6th क्लास तो कर लिया है, क्योंकि वो अकेडमी वाले क्या होते हैं उनका टाइप होता है दूसरे स्कूल से, वो बच्चा रहेगा वहीं अकेडमी के अंदर लेकिन उसका किसी दूसरे स्कूल के अंदर नाम चलता रहता है। ये बेसिक लॉजिक है। तो उसका साथ साथ स्कूल चलता रहता है,
वो जाता कभी नहीं है स्कूल के अंदर, उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, वो अपनी लीडरशिप स्किल्स, वो अपनी स्टेज प्रेजेंटेशन, वो अपनी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेशन उसका जीरो होता है, लिटरली जीरो होता है। नाउ उसको नया सपना दिखाया जाएगा क्लास 7th के अंदर, कोई बात नहीं यार, तेरा 6th क्लास में आरएमएस सैनिक में नहीं हुआ ना, तो आरएमसी के लिए प्रिपेयर कर। वो आरएमसी का पहला अटेम्प्ट देता है क्लास 7th में, उसका नहीं होता। वो क्लास 7th में वैसे दे नहीं सकता, सॉरी, क्लास 8th के अंदर देता है, उसका होता नहीं है। अब होएगा नहीं तो क्या करेंगे? अब पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। फिर से उसका देख रहे हैं कि यार कितने नंबर से रह गया, कि यार 20 नंबर से रह गया, 30 नंबर से रह गया, 40 नंबर से रह गया बच्चा। लेकिन पेरेंट्स इतने इन्फॉर्म्ड ही नहीं कि उनको करना क्या चाहिए। तो फिर उनको एक और नया सपना दिखाया जाएगा कि यार ऐसी क्या बात होगी, अगर आपका बच्चा क्लास 6th के अंदर फेल हो चुका है, क्लास आरएमसी के अंदर क्लास 8th के अंदर फेल हो चुका है, तो व्हाई डोंट वी ट्राई फॉर क्लास 9th? क्लास 9th भी एक ऑप्शन है। सैनिक करेंगे, आरएमएस करेंगे, क्लास 9th में करेंगे, दोबारा से करेंगे। फिर एग्जामिनेशन दिया, फेल हो गया, फेल हो गया। क्या ये साइकिल यहीं पे रुक गई है? नहीं रुकती है। और इसमें सबसे बड़ी गलती पता है किसकी है? पेरेंट्स की, कि वो 3-3 4-4 साल में भी इस पर्टिकुलर ट्रैप को, ये जो जाल बिछाया जा रहा है आपके लिए, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। आपको पता क्या लगता है कि यार हमारी एक लायबिलिटी कम हो रही है, हमारे बच्चे को ये रख रहे हैं, कम से कम चलो कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं हो तो पढ़ा तो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने बच्चे की जिम्मेवारी नहीं ले पा रहे हो, है ना, आप उसके लिए जिम्मेदार हो और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फुलफिल नहीं कर रहे हो, वो आपकी गलती है। उनको दिख रहा है कि सामने वाले के पास पैसा है तो वो आपसे लेंगे, बिल्कुल लेंगे, और जितना दोगे उतना लेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अब वो आपको नया सपना दिखाएंगे कि यार हमने है ना आईआईटी जेई नीट, आईआईटी जेई एंड नीट ये स्टार्ट किया, फाउंडेशन क्लासेस। तो आप एक क्या करो, उसका 6th में नहीं हुआ कोई बात नहीं, उसका आरएमसी में नहीं हुआ कोई बात नहीं, 9th में भी नहीं हुआ कोई बात नहीं। लेकिन सर क्या होता है ना, कई बच्चों को है ना आईक्यू थोड़ा कम होता है, लेकिन जब वो मेहनत करते हैं ना तो उनका एडमिशन हो जाता है। तो अच्छा ठीक है, तो क्या करें? सर हमारे पास है ना फाउंडेशन क्लासेस है क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए। और जब आप देखोगे ना एनसीआर रीजन में जाओगे या फिर किसी भी मेट्रो सिटी के अंदर जाओगे, वहां पे आपको ऐसे ऐसे फाउंडेशन क्लासेस वाले लोग मिलेंगे। हमारे पास फाउंडेशन क्लासेस है क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए, हम आपको देहरादून में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो जैसे ही वहां पे जाओगे वो बोलेंगे क्लास 9th एंड क्लास 10th में एडमिशन ले लो, हम आपके बच्चों को तैयारी करवाएंगे। अच्छा ठीक है, और फिर ये तैयारी चलेगी क्लास 12 तक। एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में जो सिलेक्शन रेट है ना, अगर आप एनडीए की बात करो, अगर आप नीट की बात करो, या फिर आप जेई की बात करो, आईआईटी जेई की, जो सिलेक्शन रेट है वो 1% से कम है। जो लोग एनडीए में एक्चुअल में वहां अकेडमी में जाते हैं, नीट के अंदर जो टॉप कॉलेजेस के अंदर बच्चे जाते हैं, और जेई के अंदर जो आईआईटीज के अंदर जाते हैं, अच्छे आईआईटीज के अंदर या फिर अच्छे कॉलेजेस के अंदर जिनका एडमिशन होता है, वो लेस देन 1% है। और बिकॉज आपके पास सही गाइडेंस नहीं है एज ए पेरेंट या फिर एज ए चाइल्ड ऑल्सो, आप इस परपेचुअल ट्रैप के अंदर तैयारी करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। जो राइट मिस्टेक्स हैं उसको कोई पॉइंट आउट कर ही नहीं रहा है, बिकॉज अगर वो उसको पॉइंट आउट करेंगे तो उनके पास एडमिशंस नहीं होंगे, और एडमिशंस नहीं होंगे तो हर साल का 3 से 4 लाख रुपया पर बच्चा नहीं आएगा। समझो इस बात को। अब इस पूरी चीज के अंदर आप क्या खो रहे हो? इस पूरी चीज में आप खो रहे हो उस बच्चे का हर एक सिंगल चीज, जो उसके कैरेक्टर को और उसकी पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। ना ही वो बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये क्या बोलेंगे कि सर हमारे यहाँ पे ना स्पोर्ट्स पीरियड होता है। सर कुछ नहीं होता है, सब बकवास है। ना ही वो बच्चा किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल पे किसी स्पोर्ट में अपने आप को या फिर अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर पाएगा, पहली बात। सेकंड, कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी नहीं होगी। अगर किसी नॉर्मल स्कूल में आप भेजते हो तो वहां पे डिबेटिंग कॉम्पिटिशंस होते हैं, वहां पे लेक्चर्स होते हैं, वहां पे स्पीचेस होती हैं, वहां पे आपकी पेंटिंग के लिए क्राफ्ट्स होंगे, है ना। आपको और अलग अलग स्कूल्स के साथ डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में कंपीट करने का मौका मिलेगा। इन अकेडमीज में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे सिर्फ एक ट्रैप है, एक जाल है जिसके अंदर बच्चे घूमते रहते हैं ऐसे बार बार, राइट। नेक्स्ट,
आपके बच्चे की कैरेक्टर डेवलपमेंट इज जीरो, इज जीरो। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस 1% पीपल जो एक्चुअल में सिलेक्ट होते हैं, 99% तो झुंड का पार्ट है। ये जो 99% है जिन्हें ये नहीं पता है कि उनके साथ हो क्या रहा है और वो खुद क्या कर रहे हैं, वो तो सिर्फ एक झुंड का पार्ट है ना। तो उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट कहां से होगा अगर वो बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं जा रहा है, वो अपनी ओवरऑल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए उसको मौका ही नहीं मिल रहा है। तो उसका सिलेक्शन अगर उसने एनडी क्लियर भी कर दिया तो उससे कभी ना कभी एसएसबी नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं है कि वो अच्छा कर पाए। तो बहुत ही ध्यान से आप सोचिए, जो पूरी मैंने आपको ये कहानी बताई है, ये दिस प्रिपरेशन ट्रैप के लिए, इस जाल के लिए मैंने इतना डिटेल में आपको बताया। सोचिए एक बार, एज अ पेरेंट और एज अ चाइल्ड यू शुड नो कि आप जिस जगह पे आपको दिखाया जा रहा है ना एडवर्टाइजमेंट्स देके कि यार हमारे यहाँ पे इतने सिलेक्शन हो गए, हमारे वहां पे इतने सिलेक्शंस हो गए हैं, हमारा स्कूल ऐसा दिखता है, हमारा स्कूल वैसा दिखता है। एक्चुअल में वहां के टीचर्स की जो कैपेबिलिटी है एज ए टीचर, और जो बोलते हैं ना टीचिंग आईक्यू, वो जीरो होता है भाई। मेरी बात मानो, एज योर एल्डर ब्रदर, एज योर टीचर, मत जाना। यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो आपकी लाइफ में आएंगी। और आपको तैयारी करनी है तो ऑनलाइन तैयारी कर लो यार, क्या दिक्कत है। बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, अकाउंटेबिलिटी मिलेगी, मेरे जैसे टीचर मिलेंगे। मुझसे नहीं करना, किसी और से कर लो, कौन बोल रहा है। नेक्स्ट, द ट्रैप नंबर 3 एक्चुअली, इग्नोरिंग द प्लान बी, इग्नोरिंग द प्लान बी। अब क्या होता है कि ना कई हार्डकोर लोग होते हैं जिनका माइंडसेट होता है कि यार मेरे को फौज में जाना है, मैं तो फौज में ही जाऊंगा, कुछ हो जाए, मैं ये सैनिक क्लियर करूंगा, मैं आरएमएस क्लियर करूंगा, और फिर मैं चला जाऊंगा एनडीए में, और फिर वहां से मैं बन जाऊंगा ऑफिसर। ठीक है, वहां से चाहे मैं एयरफोर्स के अंदर जाऊं, चाहे मैं आर्मी के अंदर जाऊं, चाहे मैं नेवी के अंदर जाऊं। ये इतना बड़ा ही सॉर्टेड होता है उनके दिमाग में कि यार मेरे को ये करना है, ये स्टेप है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे मैं पहुंच जाऊंगा अकेडमी के अंदर। ऐसे थोड़ी ना होता बेटा। ऐसे होता तो हर कोई कर लेता। यू नीड टू प्लान योर अकेडमिक एटलीस्ट 5 ईयर्स। आपको ये पता होना चाहिए कि यार क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मेरे पास हैं, ये स्टेप करूंगा तो इससे आउटकम्स क्या आने वाले हैं, अगर ये नहीं हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर आप ये देखो, एस्पिरेंट्स, कोई भी एस्पिरेंट हो, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, अब इसमें 2 टाइप के लोग आएंगे। एक जो अपना ओपिनियन देंगे कि सर ऐसे सेकंड ओपिनियन अगर दिमाग में हमने रखा, प्लान बी रखा, तो हम तो हमारे प्लान ए को पूरा एफर्ट ही नहीं दे पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता यार। प्लान बी इसलिए होता है कि आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी मिले। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप प्लान ए को ड्रॉप ही कर दीजिए, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इन केस आपका प्लान ए राइट टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जिससे आप राइट बेनिफिट उठा पाओ, तो एटलीस्ट आपके पास प्लान बी होगा जो आपका हाथ पकड़ के रखेगा सही टाइम पे। समझो मेरी बात को। अब ध्यान से देखो, एनडीए के अंदर एडमिशन लेना इज अ गैम्बल। गैम्बल यानी कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एडमिशन लोगे, इट इज अ गैम्बल। क्यों? एनडीए के अंदर 6 से 8 लाख एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं हर 6 महीने के अंदर। इन एवरी 6 months 6 to 8 lakh people. Out of those 6 to 8 lakh people, only a few hundred are selected. यानी 300 से 400 लोग एक्चुअल के अंदर वहां पे ज्वाइन करते हैं। एक्चुअल में वहां पे क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। नाउ अब कोई बच्चा है, अब यहां पे ये जो मैं बता रहा हूं ना प्लान बी, वो स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्टेज 3 में फॉल करते थे। स्टेज 3 आपको याद होगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अगर आप क्लास 6 में हो और आपकी एज ऑलरेडी 11 ईयर्स की है, अगर आप क्लास 9th में हो और आपकी एज ऑलरेडी 14 ईयर्स की है, तो आप स्टेज 3 में फॉल कर रहे हो। ठीक है, उन बच्चों को खासकर ये समझना है क्या है। अगर आपके पास यार 1 से 2 अटेम्प्ट हैं और आप अपना प्लान भी प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो, और आपने मान लो 11 की एज में या फिर 14 की एज में आपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर दिया है,
और आप अंधाधुन वहां पे आरएमएस में और सैनिक के अंदर आपने एडमिशन ले लिया, तो क्या आपको लगता है कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो? द आंसर इज नो, यू आर रिस्किंग इट। तो रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यू शुड ऑल्सो डेवलप ए स्ट्रॉन्ग प्लान बी। अपना प्लान बी सिक्योर करो। अगर आप 11 की एज में या फिर 14 की एज के अंदर आप इन एग्जामिनेशन को क्लियर भी कर लेते हो, तो वहां पे एडमिशन नहीं लेना। मैं फिर से बोल रहा हूं, वहां पे एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके लिमिट बहुत ही लिमिटेड अटेम्प्ट्स है, 1 to 2। उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, आप अपने जिस भी स्कूल में जा रहे हो उसमें रहिए। अगर आपके पास पैसे ठीक ठाक हैं, तो आपकी जो भी पर्टिकुलर सिटी है जहां पे आप पढ़ रहे हो, वहां पे जो सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की हालत आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वहां का जो सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल है उसके अंदर एडमिशन लीजिए। आप देखिए आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, साइंस की स्ट्रीम्स के अंदर है, कॉमर्स की स्ट्रीम्स के अंदर है, या फिर आपकी ह्यूमैनिटीज के अंदर है। अगर आपको एनडीए में जाना ही जाना है, आपका सच में ड्रीम है, तो आप पीसीएम ले लीजिए, दैट इज नॉन मेडिकल। और अगर आप सच में ही आर्म फोर्सेस के अंदर जाना चाहते हो, तो आपको यही पता होगा कि आर्म फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन हो रही है, यानी वो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हर एक एग्जामिनेशन की जो एलिजिबिलिटी है, स्पेशली आफ्टर यू कैन से ग्रेजुएशन, तो वो उसको बीटेक या फिर बीई कर रहे हैं धीरे धीरे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ आर्म फोर्सेज है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। तो फ्यूचर में अगर आपको एनडीए में जाना है, देन पीसीएम इज द राइट स्ट्रीम फॉर यू, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, नॉन मेडिकल स्ट्रीम बेसिकली। अब वो वहां पे आप क्या करोगे, अगर लेटेस्ट से कि आपका एनडीए 1 to 2 अटेम्प्ट्स के अंदर नहीं हुआ, तो यार आपके पास ये ऑप्शंस तो रहेंगे कि आप नीट साथ में दे सकते हो, आप अपना आईआईटी जेईई का एग्जामिनेशन दे सकते हो, आप कॉमर्स के बेसिस पे आप सीए के लिए अटेम्प्ट दे सकते हो, आप ह्यूमैनिटीज के बेसिस पे अच्छे ढंग की जो यूनिवर्सिटीज है, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आप अपना ऑनर्स के अंदर डिग्री कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस विच यू डू नॉट नो, बट आप उसको इग्नोर कर रहे हो। सो डू नॉट इग्नोर योर प्लान बी, स्पेशली अगर आप स्टेज नंबर 3 के अंदर फॉल करते हो। अगर आपकी क्लास 6 में 11 ईयर्स ऑफ एज है, और अगर आपकी क्लास 9th में 14 ईयर्स ऑफ एज है, देन डू नॉट इग्नोर योर प्लान बी। ये आपको कोई नहीं बताता है वहां पे, बिकॉज सेम घूम फिर के बात आ जाती है, 3 से 4 लाख रुपया मिलेगा। नेक्स्ट, फ्रॉड नंबर 5, 4 एक्चुअली, नॉट 5। दिस फ्रॉड इज अबाउट द एस्पिरेशन एंड अडेप्टेबिलिटी मिसमैच। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट काम किसी भी गाइड का, किसी भी टीचर का, किसी भी एकेडमी ओनर का क्या होता है कि जैसे ही बच्चा वहां पे गया और बच्चा वहां पे पढ़ने लगा, 2-3-4 महीने में जो उनका क्लास टीचर होता है उसको पता चल जाता है कि यार ये वाला बच्चा एकेडमिकली तो अच्छा है, ये पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन ये वहां पे जो एनडीए के लिए जा रहा है ना, वहां पे जो क्वालिटीज चाहिए एनडीए के लिए, और इस बच्चे की जो एस्पिरेशंस है कि यार मुझे पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छा करना है, वो दोनों मैच नहीं हो रही। तो उस बच्चे को पहले ही वहां पे सजेशन देना चाहिए कि यार तू मत जा, क्योंकि तू छोड़ के आएगा वापस उसको। मैं डिटेल में समझाता हूं आपको। होता क्या, जो एनडीए के लिए लोग प्रिपेयर करते हैं, आरएमएस और सैनिक के अंदर आरएमएस और सैनिक के अंदर ये जो आप सोचते हो ना कि हमारी मिलिट्री स्कूल की एक्सपेक्टेशंस क्या है और वहां पे जो रियलिटी होती है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका आईक्यू बहुत अच्छा है, जो एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, दे आर रियली गुड एकेडमिकली, यानी जो टॉपर्स होते हैं ना इन एग्जामिनेशन के लिए, जिनके 300 में से 290 नंबर आ रहे हैं, 280 नंबर आ रहे हैं, 400 में से उनके 370 आ रहे हैं, 380 आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है वो एकेडमिकली बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब आप इनके एंट्रेंस के अंदर इतने हाई मार्क्स लेके आ रहे हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी कि यार वहां पे हम जाएंगे, हमारी बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी, ये होगा वो होगा। द आंसर इज नो। वो आपको ना ही जेई के लिए प्रिपेयर करवाएंगे, ना ही आपको नीट के लिए प्रिपेयर कराएंगे, और 12th लेवल पे एक्सेप्ट एनडीए, जो कि सिर्फ और सिर्फ वो एनसीईआरटीज वहां पे पढ़ाते हैं। अगर आप अच्छे से एनसीईआरटीज को पढ़ते हो हर एक सब्जेक्ट की, तो एनडीए क्लियर हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको छोड़ के उनका फोकस होता है बाकी चीजों पे जीरो।
अगर आप उन बच्चों में से हो जिनको ये भी सोचना है कि यार इफ नॉट एनडीए देन व्हाट, जो मैं अभी प्लान बी की बात कर रहा था, तो दीज स्कूल्स आर नॉट सुटेबल फॉर यू। ठीक है। और मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि एनडीए के अंदर जो नंबर ऑफ पीपल जाते हैं वहां पे आरएमएस और सैनिक स्कूल से कितना कंट्रीब्यूशन होता है, तो आपको एक नई चीज पता चलेगी, एक नया फैक्ट पता चलेगा। ठीक है। अब वहां पे होता क्या, 9.7 ये जो स्कूल्स हैं अकॉर्डिंग टू अभी रिसेंटली 2025 के दिसंबर में एक रिपोर्ट आई थी कैग की। कैग इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बेसिकली सरकार ने कितनी स्पेंडिंग कहां पे की है उसका एक खाता ये मेंटेन रखता है। उन्होंने क्या बताया कि यार ये जो सैनिक स्कूल्स और ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं, स्पेशली ओल्ड सैनिक स्कूल्स, 24 सैनिक स्कूल्स थे आई थिंक, उनके अंदर से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एनडीए में जा रहे हैं ना, एनडीए के अंदर कितनी सीट्स हैं, 400 के आसपास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं एक सेमेस्टर के अंदर, एक टर्म के अंदर, उसका सक्सेस रेट पता है कितना है, 9.7। अगर हम 10% भी मान ले तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 बच्चे वो हैं जो या तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से थे या सैनिक स्कूल से थे। तो फिर इतनी ज्यादा हाइप क्यों, इतनी ज्यादा हाइप क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया में और भी कोई ऐसा स्कूल देखोगे जहां से 40 बच्चे निकल आए हो तो वो तो जीरो है। ऐसा कोई स्कूल ही नहीं है जहां पे 40 बच्चों ने एक्चुअल में एनडीए के अंदर एडमिशन ले लिया हो। जो रिटर्न क्लियर करने वाले होंगे वो तो और भी ज्यादा होंगे। ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, देयर इज अ मिसमैच। मैंने जो आपको बताया था स्टेज 1 वाले बच्चे, स्पेशली जो स्टेज 1 वाले थे जिनका आईक्यू एकेडमिकली बहुत ज्यादा अच्छे हैं वो, तो वहां पे क्या होगा, एक तो वो कल्चरली अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को सारा दिन क्या रहता है, अगर कोई बच्चा 270 280 ले रहा है 300 में से, तो उसने अपना पूरा टाइम कहां पे इन्वेस्ट किया हुआ, पढ़ाई करने में। उसके अलावा बाकी सारी चीज उसके लिए जीरो है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो वहां पे उसको एक कल्चरल शॉक लगता है कि यार यहाँ पे तो पढ़ाई हो ही नहीं रही है, इससे ज्यादा तो मैं प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ के आया था। तो वो उससे अडेप्ट ही नहीं कर पाता। उसके अलावा वहां पे क्या होता है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक अडेप्टिबिलिटी का इशू नहीं आता वहां पे आपको सोशल अडेप्टिबिलिटी, इमोशनली अडेप्टिबिलिटी, ये भी इश्यूज फेस करने के लिए पड़ते हैं। जो राइट सुटेबल कैडेट होता है ना एनडीए के लिए, उनके लिए क्या होता है कि उनको कहीं पे भी छोड़ दो, वो खुद ही अडेप्ट कर लेते हैं, घुल मिल जाते हैं उन बच्चों के अंदर, अच्छे से जैसे वो होते हैं वैसे ही खुद बन जाते हैं, और ऐसे ही उनको चाहिए होते हैं। ठीक है। लेकिन वहां पे क्या होता है, इन बच्चों का आईक्यू तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन ईक्यू बहुत कम होता है। इमोशनल कोशेंट जिसको हम बोलते हैं वो बहुत कम होता है। ये जो बच्चे वहां पे इतने इतने नंबर लेके आते हैं, तो ये वहां पे अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे उन्हें सोचा था और एक्चुअल में जैसे मिलिट्री स्टाइल होता है, जो उनकी लाइफ होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस उनको दिखते हैं। तो ये क्या बोलेंगे कि यार सर हमें तो बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, हमें रगड़ा दिया जा रहा है, हमें बुली कर रहे हैं। और अगर आपको सच में मिलिट्री के अंदर जाना है, आपको आर्म फोर्सेस के अंदर जाना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वहां की जो लाइफस्टाइल होती है दैट इज नॉट इजी। तो ये मिलिट्री के अंदर दिस इज अ टूल उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए कि यार देखो ऐसा आर्म फोर्सेस का बंदा होता है। और रगड़ा और थोड़ी बहुत बुलिंग, नॉट इन एक्सट्रीम केसेस, वो मैं बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ी बहुत बुलिंग सीनियर्स करते हैं, है ना, और थोड़ा बहुत आपको पीटने को भी मिलेगा, है ना, आप पिटोगे वहां पे एज अ पनिशमेंट, नॉट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है। तो वो आपको मिलेगा। लेकिन जब ये हाई आईक्यू वाले बच्चे और लो ईक्यू वाले बच्चे वहां पे जाते हैं, तो वहां पे उनको इश्यूज फेस करने को मिलते हैं कि यार हमने सोचा कुछ था और ये तो हमारी पिटाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी के लिए हमें टाइम नहीं मिल रहा है, हमें जेई भी साथ में देना था वो नहीं दे पा रहे हैं, हमें नीट की भी प्रिपरेशन करनी थी वो नहीं हो पा रहा है हमसे। तो अगर आप वैसे बच्चे, तो आप क्या करोगे, आप ड्रॉप आउट कर लोगे, आप छोड़ दोगे, यही तो होगा। तो आप बेसिकली अपना 1 साल खराब कर लोगे। आई बात समझ में? ऐसे मेरे पिछले जो 2024 के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ था और जिन्होंने 2025 अप्रैल के अंदर एडमिशन लिया था, ऐसे 14 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट सैनिक स्कूल से
एडमिशंस वापस लेके अपने जिस स्कूल में पढ़ रहे थे अपनी सिटी में उसी स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो थिंक अबाउट इट, अगर आप इस टाइप के बच्चे हो तो दीज स्कूल्स आर नॉट फॉर यू। अगर आपको साथ में अपना प्लान बी भी चाहिए, आपको जेई की प्रिपरेशन करनी है, आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, सो यू डोंट नीड टू गो टू दी स्कूल्स। एनडीए क्लास 12th में अपने घर से रह के भी दिया जा सकता है, और इसके आगे एक फैक्ट आएगा जो आपको बहुत ही अच्छी हेल्प देगा, ठीक है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट और आई वुड से द लास्ट फ्रॉड जो आपको ये अकेडमीज वाले कभी नहीं बताएंगे, है ना, दे डोंट रियली शो यू द रियल पिक्चर, नॉट शोइंग यू द कंप्लीट पिक्चर। कौन सी है हमारी कंप्लीट पिक्चर? देखो ध्यान से, जो मिलिट्री स्कूल्स के अंदर आप एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हो और वहां के जो लाइफस्टाइल्स की और जो मेंटेनेंस की बेसिकली जो रियलिटी है, इट इज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। एक एक करके हम बात करते हैं। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लिमिटेड एकेडमिक करिकुलम, एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्रोनिक स्टाफ शॉर्टेज। इसका मतलब क्या? वहां पे जो स्टाफ होता है, पहली बात तो वो टेम्परेरी बेसिस पे हायर किया जाता है, ठीक है। परमानेंट स्टाफ बहुत कम होते हैं। अब आप खुद से सोचिए, अगर कोई टेम्परेरी होगा तो उसको जो पे दी जा रही है वो भी कम होगी, और उनको उन टीचर्स को वहीं पे रहना पड़ता है अपने बच्चों से दूर। तो अगर ऐसे टीचर को जिसको पे कम मिल रही है या फिर जिसको अपॉर्चुनिटीज कम दिख रही है, लेकिन उसको अपने बच्चों का पेट तो पालना है ना भाई, तो वो वहां पे ले तो लेंगे, एक बार एज ए टीचर ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन वो जैसे ही उनको थोड़ी सी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यदि हाई पेइंग जॉब मिल गई या फिर उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई या फिर कोई परमानेंट जॉब मिल गई, वो ड्रॉप कर देंगे उस स्कूल से। तो इन स्कूल्स के अंदर क्या होता है, आपको शॉर्टेज दिखेगी स्टाफ की। अभी रिसेंटली जो मैंने आपको बताया था, जो कैग की रिपोर्ट थी दिसंबर 2025 के अंदर वो पब्लिश हुई है, आप गूगल करके देख सकते हो, मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके अंदर जो 14 ओल्ड सैनिक स्कूल्स हैं उनके अंदर आपको शॉर्टेज दिखेगी स्टाफ की, क्योंकि अलग अलग रीजंस मैंने आपको बताए, वो ड्रॉप करते रहते हैं, जैसे ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली स्कूल छोड़ दिया, ये होता रहता है। और उनको कोई बोल भी नहीं सकता, बिकॉज वो परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे हायर किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर आपको ये लगता है कि ये स्कूल एकेडमिकली बहुत अच्छे होते हैं कि आपकी एनडीए साथ में जेई साथ में नीट वाली एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाएंगे, तो आप गलत हो। मोस्ट ऑफ द सैनिक स्कूल्स एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, जब इनका बच्चा 6th में ज्वाइन करता है इनके अंदर, इन स्कूल्स के अंदर, या फिर 9th में ज्वाइन करता है, तो मैं आपको एक बात बोलता हूं कि ये आपके बच्चों के अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज तो इनकलकेट कर देंगे, लेकिन जो एकेडमिक लेवल है ना, वो एनसीईआरटी लेवल का ही होता है। और बच्चे होते हैं बदमाश, वो पढ़ते नहीं है जब तक उनके पास जरूरत नहीं लगती है ना कि यार अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे इन स्कूल के जो ओनर्स होते हैं, यानी जो इनको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोग होते हैं, उनको भी थोड़ा सा डर लगता है कि यार लेट्स नॉट टेक एनी चांसेस, कोई चांस नहीं लेते हैं, सो व्हाट शुड वी डू। तो वो क्या करेंगे, प्राइवेट कोचिंग के जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, जैसे मैं हूं या फिर और भी कोई है, हमें हायर किया जाएगा, हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे क्लास 12th के अंदर, और फिर उनका सिलेक्शन होगा। वो अपना काम तो करके दे रहे हैं, आरएमएस वाले सैनिक वाले अपना अल्टीमेटली काम करके दे रहे हैं, कि अल्टीमेटली क्या होगा, सैनिक वालों को भी हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो वही हो सैनिक में या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, पढ़ा तो उन्हें हम ही रहे हैं, कोचिंग वाले कोई अलग से नहीं पढ़ा रहे। तो ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंट, अगर आप ओल्ड 24 सैनिक स्कूल्स की बात करो, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, कैग की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें से 11 सैनिक स्कूल्स के अंदर जो स्टूडेंट की हाउसिंग है, जहां पे बच्चे रहते हैं, है ना, वो सब स्टैंडर्ड, यानी वो अच्छे है ही नहीं कि वहां पे बच्चे ढंग से रह सके, ठीक है। नॉट ओनली दिस, जो टीचर्स की अकोमोडेशन है ना, जहां पे टीचर्स के क्वार्टर्स होते हैं, वो भी सब स्टैंडर्ड है। 7 ऐसे सैनिक स्कूल्स थे जिनके स्टैंडर्ड फेल हो रहे हैं, और कि वहां पे टीचर्स के लिए या तो अकोमोडेशन है नहीं अच्छी या फिर बहुत ही ज्यादा खराब है। उसके अलावा हर एक सैनिक स्कूल को, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर, एनसीसी ट्रेनिंग इज कंपलसरी, ओके, एनसीसी ट्रेनिंग इज कंपलसरी। एनसीसी स्टैंड्स फॉर नेशनल कैडेट कोर, ठीक है। ये हमारी बेसिकली यू कैन से
यंग एज के अंदर बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने के लिए, उनको एक्सपोजर देने के लिए, ऑल इंडिया लेवल पे अलग अलग लोगों से, अलग अलग कैडेट से मिलाने के लिए, एक तरीके से मिलिट्री के कैडेट के अंदर ग्रूम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है कि दिस इज कंपल्सरी इन ईच एंड एवरी सिंगल सैनिक स्कूल या फिर मिलिट्री स्कूल, लेकिन वहां पे जो ट्रेनिंग के लिए जो एरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल जो रेंज होती है, शूटिंग रेंज होती है, वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही है। तो यानी एनसीसी है तो, लेकिन वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल ही नहीं कर पा रही है, तो बच्चे की ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ सेल्फ स्टडी टाइम। देखो वहां पे उनका ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है कि दे वांट यू टू क्लियर एनडीए, और एनडीए के लिए अगर मैं आपको बताता हूं 900 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, उसमें से आप अगर 400 मार्क्स भी ले जाते हो तो आप इजीली क्लियर कर लोगे। यानी लेस देन 50% मार्क्स आप अगर क्लियर करते हो, आप ले लेते हो, तो आप इजीली एनडीओ क्लियर कर लोगे। तो उनका ज्यादा फोकस रहता है आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को डेवलप करने में, आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को डेवलप करने में। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो एकेडमिक्स होती है वो क्लास 6 से लेके क्लास 12 के अंदर थोड़ी सी सफर करती है, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा। वहां का जो रूटीन होता है ना वो थोड़ा रिग्रेस होता है, फुली पैक्ड होता है, चीजें चेंज नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाए। तो आपको ये भी याद रखना है कि यार आपको सेल्फ स्टडी का इतना टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप वो बच्चे हो जिनको लगता है कि यार क्लास में टीचर ने तो पढ़ा दिया, लेकिन जब तक मैं खुद से नहीं पढ़ूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा, तो वही वहां पे आपको ये इशू फेस करने के लिए मिल सकता है। दिस इज द फिफ्थ रियलिटी और द लास्ट थिंग जो आपको कोचिंग एकेडमी वाले कभी नहीं बताएंगे। ठीक है, अब हमने 5 अलग अलग फ्रॉड्स की बात करी, 1 2 5। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक यही पर्पस था कि अगर अलग अलग माइंडसेट के लोग होते हैं, अलग अलग उनकी एस्पिरेशंस होती हैं, अलग अलग चीजें बच्चे करना चाहते हैं। कई होते हैं जिनको सिर्फ एक ही चीज करनी है, उनको एनडीए देखना है। कई होते हैं जिनको एनडीए के साथ अपने ऑप्शन बी भी देखना है। कई होते हैं जिनका आईक्यू ज्यादा है लेकिन ईक्यू बहुत कम है और वो सोशली अडेप्ट ही नहीं कर पाते। कई होते हैं जिनको लगता है कि यार यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ना आर्मी के अंदर रिसोर्सेज तो है इंडिया के अंदर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां पे आपको ऐसे भी डील करना आना चाहिए कि कब जब लेस रिसोर्सेज हो तो मैं कैसे अपने आप को सस्टेन करूंगा और कैसे अपने ट्रूप्स को लीड कर पाऊंगा। तो ऐसी कंडीशंस वहां मिलिट्री स्कूल्स में भी आपको मिलेंगी। अगर आप रफ टफ वाले बच्चे नहीं हो तो दीज स्कूल्स आर नॉट फॉर यू। अब इसको बताने का ये रीजन नहीं था मेरे पास कि यार आपको इन स्कूल्स में नहीं जाना चाहिए। मैं आपको एक और आपका मिथ ब्रेक करता हूं, आपका मिथ एक बस्ट करते हैं। ये एक रिपोर्ट आई थी 2021 के अंदर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उन्होंने 2019 से लेके 2021 का, एक्चुअली 22 का, 2020-19 से लेके 2022 का उन्होंने डेटा लिया। 6 टर्म्स के स्टूडेंट्स को उन्होंने स्टडी किया। तो टोटल कितने थे? टोटल थे 1882 कैडेट्स। कहां पे? 1882 कैडेट्स कहां पे? एनडीए के अंदर। अब बहुत से लोगों को क्या लगता है कि यार एनडीए एनडीए एनडीए, फौज फौज फौज, यहां पे तो यार मिलिट्री बैकग्राउंड के लोग ही जाएंगे, हम तो सिविलियन हैं, हमारे तो फैमिली में आज से पहले कोई फौज में गया ही नहीं, तो हम कैसे जाएंगे इसके अंदर। लेट अस ब्रेक दिस मिथ। आउट ऑफ दिस 1882 जो कि 3 साल के अंदर बच्चों का एडमिशन हुआ था एनडीए के अंदर, ये वो बच्चे हैं, उनमें से 75.67% 75.67% ये वो लोग थे जो कि सिविलियन है। सिविलियन समझते हो? सिविलियन का मतलब है जिनकी फैमिली में उनसे पहले जो एनडीए में गए हैं, उनसे पहले ना ही कोई आर्मी में था, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो सिपाही हो, कोई नहीं था। तो अगर आपको ये लगता है ना कि यार फौज के अंदर फौजी ही जाते हैं, तो सबसे बड़ा मिथ है। हर साल एटलीस्ट 70%, 60 to 70% वो ही लोग जाते हैं जिनका सिविलियन बैकग्राउंड होता है। और आपको ये लगता है कि यार ये उन बच्चों के लिए खास कर है जिनको ये लगता है कि यार मेरा सैनिक में, मेरा आरएमएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर मेरा आरएमसी के अंदर भी नहीं हुआ। चलो आरएमसी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इसलिए बिकॉज वो अकेला स्कूल है, इकलौता, उसको कॉलेज, नाम में कॉलेज है लेकिन है तो स्कूल ही।
वो इकलौता ऐसे है बिकॉज वहां पे जितने भी बच्चे जाते हैं ना, क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कम है, तो वहां पे जितने भी बच्चे जाते हैं उसमें से 60% ऑलमोस्ट वो एनडीए क्रैक करके अल्टीमेटली एनडीए को ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो तो एक्सेप्शनल स्कूल हो गया, उसकी बात हम नहीं करते। अगर हम सैनिक की और आरएमएस की बात करें और लेटेस्ट से कि आप फेल हो गए, क्लास 6 और क्लास 9 के अंदर भी फेल हो गए, तो भाई एनडीए क्लियर हमेशा याद रखना वही करते हैं जिनका सिविलियन बैकग्राउंड है। और हर साल आरएमएस और सैनिक में से सिर्फ और सिर्फ 15 से 20%, यानी 15 से 20%, 400 सीट्स होती है एनडीए के अंदर ऑलमोस्ट, उसमें से 15 से 20% ही सीट्स, यानी यू कैन से 60 से 80 सीट ही सिर्फ और सिर्फ कौन देता है? आरएमएस और सैनिक वाले। ये मैक्सिमम नंबर मैं आपको बता रहा हूं, 60 से 80 लोग, ठीक है, ये आरएमएस और सैनिक वाले मिला के देते हैं। उसके अलावा जो बच गई भाई 320 से 340 सीट, वो कहां से आ रही? वो ये दे रहे हैं, ये वही सिविलियन बच्चे तो हैं, या तो इनको ये नहीं पता था कि यार सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नाम की कोई चीज भी होती है, जैसे मुझे नहीं पता था, या फिर ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ सीधा क्लास 12th के अंदर एडमिशन लिया है, वो क्लास 6th में उन्होंने प्रिपेयर किया सैनिक और आरएमएस के लिए, या फिर क्लास 9th में प्रिपेयर किया, लेकिन उनका क्लियर नहीं हुआ, किसी भी रीजन से हो सकता है, लेकिन क्लास 12th में उन्होंने क्लियर कर लिया, बिकॉज क्लियरिंग द एनडीए इज ए लेवल प्लेइंग फील्ड। इट इज ए लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर आप आरएमएस और इसके अंदर से जाते हो तो भी अच्छी बात है, आप उस 15 से 20% में आ सकते हो, है ना। अब आरएमएस और सैनिक स्कूल में जाने का इकलौता फायदा क्या है कि वहां पे आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है ना, जो उनको चाहिए वो उसको आपको उसी के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेंगे, आपको उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये फायदा है। उसके अलावा आपके जो सक्सेस है, इट इज मोर अबाउट योर माइंड सेट, नॉट अबाउट कि आप कौन से स्कूल में जा रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि और वो जो बचे हुए 18% सीट्स हैं, ऑलमोस्ट 19% सीट्स, तो ये वो लोग थे जिनके फादर या फिर जिनकी मदर आर्म फोर्सेस के अंदर जेसीओ रैंक के थे। जेसीओ यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर, या फिर उससे भी नीचे अदर रैंक्स, ठीक है, सिपाही है ना, लांस नायक है, नायक है, उस रैंक के जो अधिकारी थे, उसके ऑलमोस्ट 20% वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अब सबसे बड़ा आपको एक मैं सरप्राइज देता हूं कि आप सोच के देखिए कि जिनके फादर या फिर जिनके मदर ऑलरेडी आर्म फोर्सेस के अंदर एक ऑफिसर हैं, तो उनके कितने परसेंट बच्चे जाते होंगे? द रियलिटी इज दिस, 5%, 5 से 5.5%। इससे ज्यादा उनके बच्चे आर्म फोर्सेस के अंदर जा ही नहीं रहे। आप खुद सोच के देखिए, अगर किसी ने आर्म फोर्सेस के अंदर जॉब कर ली है, इट इज नॉट एन इजी जॉब जब तक आपका खुद का मन ना हो ये करने का, ठीक है, तो ये इजी जॉब नहीं है। और अगर आपने खुद इस स्टेज को अचीव कर लिया है, तो आप क्या चाहोगे कि यार मेरा बच्चा इससे ऊपर वाले स्टेज पे जाए। तो मोस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यू कैन से आर्म फोर्सेस के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को बाहर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, कोई फॉरेन के अंदर पढ़ा रहा है, कोई कहीं पे पढ़ा रहा है, तो वो अपने बच्चों को भेजते ही नहीं है। ये जेसीओज और ये वो होते हैं जिन्होंने पूरी उम्र उन्होंने काम किया, 20 साल ये नौकरी करके रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन कई नहीं लेते हैं, पूरी उम्र तक नौकरी करते हैं जेसीओज के रैंक पे, यू कैन से सूबेदार मेजर या फिर ऑनरी रैंक पे ये रिटायर हो जाते हैं। तो इन्हें ये होता है कि यार हमने पूरी उम्र है ना इन रैंक्स पे काम किया, हमारे घर से है ना कोई बच्चा ऐसा होना चाहिए जो ऑफिसर लगे। उनके बच्चों के अंदर भी वो जज्बा होता है, और सबसे ज्यादा जज्बा होता है इन बच्चों के अंदर, क्योंकि इनके घर में से कोई भी आर्म फोर्सेस के अंदर कभी गया ही नहीं है। और ये बच्चे कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाते हैं मेरी वजह से, मेरे जैसे टीचर्स से, या फिर अपने कोई सीनियर जो सिलेक्ट हुआ उनकी वजह से, या फिर इनके परिवार में इनके रिलेटिव्स के अंदर कोई ना कोई सिलेक्ट हुआ उस वजह से। बाय डिफॉल्ट इनके अंदर वो पैट्रियोटिक फीलिंग होती है, एंड दैट्स व्हाई दे गो आफ्टर दिस एम। तो माय पॉइंट टू टेल यू इज कि अगर आपका इन स्कूल्स में हो रहा है 6th और 9th में, तो भी अच्छी बात है, आप इस 15 से 20 में आ जाओगे परसेंट में। अगर आप नहीं हो रहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। क्लास 11th 12th में अच्छे से प्रिपेयर करना है, बस पढ़ना है, ठीक है। बेसिक स्कूल वाली चीजें भी पढ़ते रहोगे अच्छे से, रेगुलर बेसिस पे विद कंसिस्टेंसी, और सही गाइडेंस में प्रिपेयर करोगे तो यू कैन इजिली क्रैक दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। नाउ माय लास्ट पॉइंट इज, डू नॉट
आपको अगर प्रिपेयर करना है आरएमएस, सैनिक, आरआईएमसी एग्जामिनेशन के लिए, करो। यू वांट टू प्रिपेयर फॉर आरआईएमसी, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सैनिक, एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर आरएमएस। आपको करना है, प्रिपेयर करो। मैं तो खुद चाहता हूं कि आप करो। मैं चाहता हूं कि इन स्कूल्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो, इन स्कूल्स के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा जाएं, ज्यादा कॉम्पिटिटिव बच्चे जाएं, और वहां पे जाके फिर अल्टीमेटली वो ज्यादा अच्छे ऑफिसर्स आर्म फोर्सेस के अंदर जाएं। मैं चाहता हूं, दिस इज माई एम ऑल्सो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अपने ऑप्शन बी को छोड़ दो, आप गलत कोचिंग एकेडमी के अंदर फॉल कर जाओ, आप इस एम को अचीव करने के लिए हर साल के 3 से 4 लाख रुपए दो। दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। आपको समझना पड़ेगा, अगर आप बच्चे हो तो आपको भी समझना पड़ेगा, आप उस बच्चे के पेरेंट हो तो आपको भी समझना पड़ेगा। सो इस पूरी वीडियो को बनाने का यही मोटिव था कि मैं आपको ये सारे की सारी चीजें जो हिडन होती हैं, जो आपको कोचिंग एकेडमी वाले टीचर्स और उनके जो ओनर्स है वो आपको कभी नहीं बताएंगे, बिकॉज पर बच्चा डिपेंड करता है कितनी बड़ी कोचिंग एकेडमी है। 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में वो आराम से हर बच्चे से हर साल कमा जाते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको सही डिसीजन लेना है या फिर आपको भेड़ चाल के पीछे पीछे जाना है, क्योंकि याद रखना द सिलेक्शन रेट इज लेस देन 1%। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। सही स्टेप लो, अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखो, एंड देन थिंक अबाउट कि आपको क्या करना चाहिए। अगर मेरी एज अ टीचर मानोगे, मेरी एज अ गाइड मानोगे, योर एल्डर ब्रदर मानोगे, तो यार तैयारी करनी है तो ऑनलाइन करो। मेरे जैसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको इजीली तैयारी करवा सकते हैं सही गाइडेंस दे के। और ये ऑफलाइन कोचिंग वाले एकेडमी वाले ओनर्स हैं या फिर उनके जो टीचर्स हैं, उनसे तो बहुत ज्यादा अच्छी गाइडेंस हम दे सकते हैं आपको। तो समझो चीजों को एंड टेक द राइट डिसीजन आफ्टर कंसीडरिंग ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।